कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साइकोलॉजी पे आज सेकंड डे है हमारा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी तक बात की थी, उससे आगे अभी हम स्टार्ट करेंगे। जी, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म? जी, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? जी जी बताइए। Structuralism is basically structure of mind and it was presented by Wilhelm Wundt. He was German professor और ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है और इसमें जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एनालिसिस, मतलब स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। और द मेन थिंग इज दैट ब्रेकिंग डाउन द मेंटल प्रोसेस इनटू द बेसिक कंपोनेंट्स। तो इसका जो है एनालिसिस में हम इसको स्ट्रक्चरलिज्म को देखते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर हम फंक्शनलिज्म की बात करें, इट इज एंटी स्ट्रक्चरलिज्म। और इसका जो फाउंडर है वो विलियम जेम्स है और ही वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए। इसका जो है मेन फोकस जो है वो फंक्शन ऑफ ब्रेन पे है, नॉट स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चरलिज्म को फोकस नहीं करता, ये फंक्शंस को फोकस करता है। और उसमें ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। फंक्शन ऑफ माइंड इज इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर। तो इसकी ये बात करता है कि कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली हम जो फंक्शन है, जो माइंड के फंक्शंस हैं उसको हम देखेंगे और वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके जो टेक्निक्स हैं या उसकी जो हम फोकस करें। जी, थैंक यू सो मच। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का डिफरेंस आपने बताया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों थियरीज़ में से कौन सी थियरी इस चीज़ को फेवर करेगी कि अगर इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली होती है तो हमारा ब्रेन उसको मॉडिफाई कर लेगा, यानी हमारा ब्रेन एडजस्ट हो जाएगा जो न्यू चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंट में या सिचुएशन में? जी सर, ये फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का पॉइंट है। फंक्शनलिज्म ठीक है। बिहेवियरिज्म को क्लासरूम में इसको अप्लाई करके बताएं कि ये किस तरह सर इसमें थोड़ी सी मैं जी हाउ विल यू अप्लाई बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन योर क्लासरूम? आप कैसे क्लासरूम के अंदर बिहेवियरिज्म को अप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल के साथ एलेबोरेट करें। जी, कौन बताएगा? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सर मैं बताऊं? जी बताइए। जी सर, आ रही है। सर, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को क्लासरूम में इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। पहले बात तो ये है कि जो बिहेवियरिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से अगर हम इसको क्लासरूम में अप्लाई करें तो जिस तरह का इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे जो स्टूडेंट है उनका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होगा और वो अकॉर्डिंगली लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर बनाना चाहता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता है, तो टीचर जो है वो उनको स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट ही ऐसा प्रोवाइड करेगा कि जैसे उनको प्रेजेंटेशन देगा कि इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स ने इन फ्रंट ऑफ द क्लास आके सबके सामने जो है वो प्रेजेंट करना है। और उनको साथ साथ इंकरेज भी करेगा कि आप जो है वो बाकी मेंबर्स जो हैं वो रिस्पेक्टफुली सुनेंगे उसको स्टूडेंट को। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने के लिए साथ में ही जैसे ही वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तो टीचर जो है वो उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा और रिवॉर्ड की बेस पे उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा, यानी कि जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो टीचर जो है वो पहले से जो क्लास में रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है कि मतलब ये बिहेवियर अगर आप शो करेंगे
स्पेसिफिक टाइप के बिहेवियर्स बताए जाएंगे कि इस तरह के अगर आप परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये फिर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाएगा। और अगर हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग की बात करें तो उसमें आफ्टर डिजायरेबल बिहेवियर जो टीचर है वो स्टूडेंट को रिवॉर्ड देगा, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहे? सेम क्वेश्चन है। वैसे हमारे यहाँ कौन सी अप्रोच यूज़ की जा रही है हमारी क्लासरूम में? स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म? जी बिहेवियरिज्म सर। यस, बिहेवियरिज्म जो है हमें समझ लें कि अनकॉन्शियसली हमारा जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है इसकी जो अप्रोच है या प्रिंसिपल आप समझ लें वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड होता है। जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लर्निंग बाय इनसाइट? गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का ये मैं मेन चीज़ें नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज़ गेस्टाल्ट, व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख लें क्योंकि ये पूछी जाती हैं इम्तिहान में। तो मैं उससे थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ आपको। जी व्हाट इज़ लर्निंग बाय इनसाइट? हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट विद गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? जी 3 सवाल हैं, एक ही एक दो लाइनों में इसका जवाब है। जी सर जो लर्निंग बाय इनसाइट है ये कोहलर एंड कॉफका ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया था। इसमें ये है कि स्टूडेंट जो है वो मतलब स्टूडेंट या इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन को एज ए होल परसीव करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इस तरह से प्रीफाइड है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं हम उसको एज ये रूट्स हैं हम उसको एज ए होल बताएंगे कि ये है। और इसी होते हैं आप उसको ओवरऑल देखते हैं, देन उससे आप जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए फर्दर उसको जो है ना वो लर्न करते हैं। मेरा सवाल आपने गेस्टाल्ट के बारे में बताया है, मैंने पूछा है व्हाट इज़ लर्निंग बाय इनसाइट और इसका जो है वो क्लासरूम में जी की एप्लीकेशन ऐसे होती है। जी सर, इसमें एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि क्लासरूम के अंदर जब भी किसी टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट ऑब्जर्व करता हो एज ए होल ऑब्जर्व करता है कि आया कि ये टीचर ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, स्टूडेंट लविंग है या कैसा है, तो बजाय इसके कि ये स्टूडेंट इस पे कम फोकस करता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो वो उसकी ओवरऑल होल पर्सनैलिटी को देख के उसके बारे में अपनी राय कायम कर लेता है। जी सर इसके अलावा ये कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में नहीं वो कर सकते इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसलिए परसेप्शन जो है मतलब जो भी स्टूडेंट है वो उसको परसेप्ट करेगा तो अकॉर्डिंग द सिचुएशन जो है वो 5 सेंसेस यूज करेगा। और वो हम अपनी क्लासरूम में भी ये देखते हैं, क्लासरूम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा या हम खुद एज ए होल ही उस चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम समझ रहे होते हैं और उस समझने के अकॉर्डिंग या उन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम जो इमीडिएटली डिसीजन जो है वो लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं। यस, इमीडिएट डिसीजन हम लिया जाता है इनसाइड लर्निंग में। इनसाइड लर्निंग के 2 बेसिक या प्राइम फीचर हैं। एक तो ये है कि ये इमीडिएट लर्निंग होती है या इमीडिएट फीडबैक या रिस्पॉन्स दिया जाता है इसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि ये इंडिविजुअल की अपनी आउन एफर्ट्स होती हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी एक इंडिविजुअल ख़ुद से सोचता, अंडरस्टैंड करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है। क्विक रिस्पॉन्स होता है, कॉग्निटिव समझ लें कि ये लर्निंग की एक टाइप है या कैटेगरी है, जिसमें इनसाइट का मतलब क्या होता है, अपनी एफ़र्ट से या ख़ुद से सोचना किसी भी चीज़ के बारे में या उसको अंडरस्टैंड करना कि भाई इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर कोलर ने, कि उसने वो बनानास को हैंग किया था, एक केज में वो था चिंपैंजी और उसको 2 रॉड दिए थे, वो फिर एक एक करके उसको फेंकता रहा लेकिन वो बनानास तक
ना पहुंच सका, फिर उसने दोनों को आपस में जोड़ा और बनानास तक उसने रसाई हासिल की और केले उसको मिले, उसने खाए। तो ये लर्निंग बाय इनसाइट का उसने कहा कि इसने ख़ुद से सोचा, ख़ुद से अंडरस्टैंड किया सिचुएशन को कि इसका सलूशन क्या निकालना है, और उसने ख़ुद ही निकाला। तो इमीडिएट होता है, फौरी तौर पर होती है ये लर्निंग, और इसमें एक इंडिविजुअल अपनी आउन थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। कोलर ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे क्लासरूम के अंदर हमारा फोकस क्या होता है, एंड पे हम सारी चीज़ें पढ़ा समझा के हम जो है वो उसको जनरलाइज जब कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम ओवरऑल लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। इसी तरह एक बच्चे का जो बिहेवियर है उसकी भी किसी एक एस्पेक्ट की बात ना की जाए। ये कहते हैं कि ओवरऑल बिहेवियर को आप जो है वो बच्चे का बिहेवियर समझें, उसमें क्या तब्दीली आती है, तो ओवरऑल देखा जाए, एज अ होल जो है इसको देखा जाए। इसके साथ साथ इनका फोकस इनसाइट लर्निंग के ऊपर भी था और परसेप्शन या यूज़ ऑफ सेंसेस के ऊपर भी था। जी, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी को आप क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, कौन बताएगा? जी सर, मैं आंसर करूं? जी जी, फरमाइए। सर, ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें जो है इंसानों को वैल्यू दी जाती है। तो इसकी मिसाल क्लासरूम में ये ली जा सकती है कि हम जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, या करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर करिकुलम अर्ली क्लासेस में हम इसीलिए अडॉप्ट करते हैं कि हम जो है बच्चों को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं। और दूसरा इसका ये कि जब एक जो चीज़ आई है कारपोरल पनिशमेंट, जिससे मना किया गया है, मार नहीं प्यार का कंसेप्ट देके, उसकी भी बेसिकली जो अप्रोच है वो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी से जाके रिलेट होती है। इंसान जो ये कि आप इंसानों की तरह ट्रीट करें। ठीक है, थैंक यू। इस्लामिक जो थ्योरी है बिहेवियर को चेंज करने की, मोरालिटी, जो इक्विटी इन एजुकेशन, जी जी, मैंने कहा जो इक्विटी इन एजुकेशन की बात की गई है ना एजुकेशन में, तो वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के तहत की गई है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में फ्री विल, फ्री चॉइस की बात की जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम एक ह्यूमन बीइंग को वैल्यू देते हुए उसको फ्री विल, फ्री चॉइस देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एंड सर और पॉइंट भी आ सकता है, इसमें स्टूडेंट की जो है वो तमाम तर नीड्स का ख्याल किया जाता है, और स्पेशली जो है टीचर स्टूडेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं ताकि जो थर्ड लेवल की नीड है उनकी वो भी मीट हो। जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो तो ऑब्वियसली होम और फैमिली प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी टीचर जो है वो इन चीज़ों का ख्याल कर सकता है ताकि उसकी वो सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हों और वो स्टूडेंट कंसंट्रेट करके स्टडी कर सके। हाउ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट? सर, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी ज़ात से बालातर होके ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए काम करता है। जी, कोई और इस पे रोशनी डालना चाहे? सर ये जो सेल्फ एस्टीम का लेवल है, जैसे बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, तो ये कलम की जो प्रीचिंग थी, आप भी जब किसी को कुछ समझाना होता था तो आप डायरेक्टली नेम नहीं लेते थे, बल्कि इशारे करनाए में ये कह देते थे कि लोगों को ये करना चाहिए ताकि उस बंदे की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। और इसके अलावा सर ये जैसे लंच ब्रेक होती है बच्चों को, जो मतलब ये भी इसी से रिलेट करती है ह्यूमनिज्म से, कि बच्चे अगर भूखे बैठे होंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है सर। और सर ये जो बच्चों को हम पर्सनैलिटीज़ का पढ़ाते हैं, जैसे अब्दुल रबी साहब को पढ़ा रहे हैं, या रोल मॉडल के तौर पे कायद आज़म को पढ़ा रहे हैं, या आप सल्लम के हवाले से, तो ये भी इसीलिए कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल को अंडरस्टैंड करें और लाइफ में वो भी कोई अच्छा काम कर सकें। जी, थैंक यू सो मच सर। ये एम्पैथी और सिंपैथी का कॉन्सेप्ट जो ये भी मतलब रख सकते हैं। जी
सर क्या मोरल डेवलपमेंट का ताल्लुक भी ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी से है? ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का जो बेसिक बिलीफ है वो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस के ऊपर है, और ह्यूमन को प्रेफर किया जाए हर सिचुएशन में, ह्यूमन नीड्स को, इंटरेस्ट को फोकस किया जाए, प्रेफर किया जाए, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हो, और इसके साथ साथ ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि मशीन्स की तरह। ये तीन आप इनके कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे तो फिर आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मोरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना, वो बेसिक जी 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 सर एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी, जो आपने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। कुरान का जो मौजू है वो इंसान है, और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो भी इंसान पे ही बेस्ड है, यानी उसको चॉइस और उसके ऊपर। तो कुरान का जो मौजू है, गुफ्तगू है, वो भी इंसान ही है। क्या तो इस तरह से जी 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 ठीक है, बिल्कुल। एक लिंक है। सर क्या इंसान को दुनिया में एक मुस्लिम को, एक सेकंड प्लीज़, क्या दुनिया में एक मुसलमान को फ्री चॉइसेस हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ का इंतखाब कर सके? जी नो सर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चॉइसेस हैं। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप नमाज पढ़, एक सेकंड जवाब मैं दे लूँ, फिर आप सबकी बात सुनता हूँ। देखिए, कोई और इस पे चलें, रोशनी डालना चाहे क्या? जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एग्जिस्ट करती हैं? जी सर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि तुम्हें तुम्हारी माओ ने आज़ाद जना है। एक वाक़े के हवाले से कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि चूँकि कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, लेकिन इस्लाम जो है, हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्री विल या एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है या उसकी आज़ादी राय या उसको, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो कोट है कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें आज़ाद जना है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि इंसान किसी का गुलाम नहीं है, वो अपनी की लाइफ है, अपनी चॉइसेस हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो आई थिंक सो कि इस्लाम में फ्रीडम और फ्री विल का कंसेप्ट है। जी थैंक यू जी। सर जो इस्लाम में सर जी एक चॉइस और कंसेप्ट भी है ना, लेकिन सर एक मुसलमान की फ्री चॉइस नहीं हो सकती। जैसे अब विरासत के आप देख रहे रूल्स जो हैं, अब उसमें हमारी फ्री चॉइस नहीं है, हम बाउंड हैं। हम बिहेवियर डेवलपमेंट, हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसका जो लाइफस्टाइल है, वो किस तरह का गुजारना चाहता है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल था। एक मुसलमान के लिए जो हमारे देखें जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनमें बिल्कुल फ्री चॉइसेस नहीं है। उसकी रिलीजियस बिलीव्स में बिल्कुल फ्री चॉइसेस नहीं है। मेरा सवाल ये था कि क्या एक इंसान को या एक मुसलमान को इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग क्या फ्री चॉइसेस या फ्री विल हासिल है या नहीं है? जी लास्ट आंसर आ जाए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे देता हूँ। जी सर नहीं है, क्योंकि हदीस है। जी जी सर एक हदीस है कि उनमें से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो यहाँ पे कौन सी फ्रीडम जो है वो मेरे नहीं ख्याल के नहीं है, बाउंड्री है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। जी कोई और इस पे रोशनी डालना चाहे? लेकिन इस्लामिक स्कूल ऑफ चले मैं बताऊँ, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक इंसान को फ्री विल और फ्री चॉइसेस देता है। यानी देखिए, इस्लामिक फ़िलासफ़ी किसी को बाउंड नहीं करती कि आप ज़बरदस्ती आएँ, और इस्लाम ज़बरदस्ती बाउंड नहीं करता कि आप आएँ, कलमा पढ़ें, इस्लाम में दाखिल हों, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करें। किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती नहीं है, उसके लिए फ़्री चॉइसेस हैं। आना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब जब एक इंसान मुसलमान हो जाता है, यानी वो बिलीव जो अल्लाह पे, अल्लाह के नबी पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे जब आ जाता है तो फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर फ्रीडम ऑफ चॉइसेस नहीं है उसकी। फिर उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ही गुजारनी है, जो कि हम बेहतर अपना मुहासबा कर सकते हैं। बहरहाल अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक कहा था कि एक इंसान की फ्री चॉइस हो सकती है, एक मुसलमान की नहीं हो सकती। जी 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 बिल्कुल, आप माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं।
वो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये हमने पढ़ जी जी ये क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जी लायक रहा फिर दीन, ये भी तो है ना। क्या क्या मतलब है इसका? दीन में कोई जबर नहीं है सर, दीन में कोई जबर नहीं है। हाँ तो यही बात है ना कि हमारे दीन इस्लाम में कोई जबर नहीं है। आप जो आना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन जो आ जाता है तो फिर उसके लिए फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार, वो झूठ नहीं बोल सकता अगर उसको वो चाहता है बोलना। वो शराब नहीं पी सकता अगर वो चाहता है कि मैं शराब पीऊँ। चोरी नहीं कर सकता अगर वो चाहता भी है, तो उसको फ्री चॉइसेस नहीं है। जी साइको एनालिसिस, साइको डायनामिक थ्योरी। अच्छा एक सवाल इम्पोर्टेंट स्किप हो गया है, जो मॉडर्न जो सवाल इनडायरेक्टली वैसे भी पूछा है मैंने कि मॉडर्न जो क्लासरूम की अप्रोचेज़ हैं, टीचिंग अप्रोचेज़, तो इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो उस पर फिट आता है मॉडर्न टीचिंग और लर्निंग पे, या जो दौर हाज़िर की टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स हैं उन पे फिट आता है आजकल की आज की अगर हम बात करें, अब तक जो हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, ह्यूमनिज्म और साइको एनालिसिस। जी सर बिहेवियरिज्म आता कैसे कैसे? सर जो ये चूँकि आजकल जो दौर चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट के बिहेवियर के ऊपर ज़ाहिर सी बात इम्पैक्ट करेगी। प्रोग्राम लर्निंग इंट्रोड्यूस करवाया था और उसी के बेस पे ये जो आजकल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली इससे लिंक्ड है, जो स्किनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। जी सर अगर हम इसे वाइगोस्की से भी रिलेट करें तो वाइगोस्की भी सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जी मैंने इसको एजुकेशन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात की है, तो वो चूँकि उसमें जी क्लासरूम इन्वायरमेंट बच्चों को इस तरह का दिया जाए कि जो उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करे ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन वाला एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाए, तो वो बिहेवियरिज्म में ही चीज़ें आती हैं। कनेक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, एक बॉन्ड बनाते हैं हम एक स्टूडेंट का जो बाहर की दुनिया उसके साथ थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन मीडियम। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस? आप अपने स्कूल में अपने बच्चे की टीचिंग या लर्निंग से रिलेटेड कोई एग्जांपल इसकी दें। जी आप अपने चलें इसकी डेफिनेशन बता लें इसकी, फिर उसके बाद मैं आगे इसी से रिलेटेड क्लासरूम के क्वेश्चन पूछता हूँ। जी आप अपने बच्चे से सवाल करते हैं, आपका बच्चा आपको आंसर करता है, उसमें से कोई एग्जांपल दे दें कि ये उसने कॉन्शियसली दिया, ये उसने अनकॉन्शियसली दिया। जी या कोई और इस तरह की एग्जांपल, आसान सा है। सर इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब टीचर क्लास में आता है तो जो है स्टूडेंट जो है एक बजाय उसको कोई अनाउंस करे, वो खुद ब खुद जो है उनकी हमने तरबियत की होती है और वो मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए स्टैंड अप हो जाते हैं टीचर की रिस्पेक्ट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्शियसली और बहुत सारे जो अनकॉन्शियसली भी ये बिहेव शो करते हैं। तो ये है अनकॉन्शियस। और जो हमारी टीचिंग होती है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, बच्चे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इनका ताल्लुक हमारे कॉन्शियस माइंड से है। अच्छा हमारा एक स्टूडेंट है, अब एक लर्नर है, इसके अलावा जी बताइए सर। इसके अलावा कभी कोई बच्चा क्लास में चोरी करे ना, तो हम उससे ना रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो सम टाइम बच्चे से ना अनकॉन्शियसली वही बता देता है अपने मुंह से ही कि मतलब मैंने ये काम इस तरह से किया है। तो वो कॉन्शियसली वो डेलिबरेटली वो अटेम्प्ट नहीं करता, लेकिन जब उससे रैंडम क्वेश्चन किए जाते हैं ना तो कुछ कंफ्यूजन में या घबराहट में तो बच्चा वो जो बात नहीं करना चाह रहा होता ना वो भी एक्सप्रेस कर देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका ज़रबुल मिसल सुनी हुई? जी बिल्कुल। इसमें किस मेथड से
उसने वो क्या नाम था उसका, मुस्लिम जो थे रूलर जो उस वक़्त थे, उसने वो जो चोर है उसको पकड़ा था, मुझे नाम उसका नहीं याद, ये किसी मुस्लिम जो है ना उससे रिलेटेड है, शायद वो ये मुग़ल थे, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये किसी मुस्लिम रूलर से, बादशाह से रिलेटेड, उनके दरबार से कोई चोरी हुई और उन्होंने जो है ना सबको बुलाया, तो उसने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर था उसने अनकॉन्शियसली जल्दी जल्दी से अपनी वो दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो चोर पकड़ा गया। ये मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं, सच या झूठ अल्लाह बेहतर जाने। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो उसने चोर को पकड़ा तो ये कैसे पकड़ी गई होगी चोरी, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली? सर अनकॉन्शियसली और साइको एनालिसिस के थ्रू। यस। चलें जी, नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी के कितने कंपोनेंट हैं और उनका क्या रोल है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? कौन सा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? जी सर 3 कंपोनेंट है इसके जी, पर्सनालिटी के। कौन से? सर ईगो और सुपर ईगो। क्या सर ईगो कैसे जो हमारी है वो ज़्यादा personality- जी, ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे एक्सप्लेन करें? सर ये जो ईगो है ना, मतलब रियलिटी प्रिंसिपल है। जिस तरह हम लोगों ने एक एग्जांपल इसकी इस तरह लेते हैं कि आपने कार ड्राइव करनी है और आप चाहते हैं कि आप कार जो है वो फास्ट ड्राइव करें, तो आप रियलिटी देखते हैं कि अगर तो रोड जो है वो बिल्कुल खाली है तब आप उसे स्पीडली लेके जाएंगे, तो अगर आप रोड नहीं है, मतलब ट्रैफिक है, तो आप उसे स्लो डाउन कर देंगे। तो सर ये रिलेटेड टू प्रिंसिपल ईगो। और ये सर ब्रिज कोई और इस पे जवाब देना सुपर चाहे ईगो अपना? के जी सर, सर ईड का ताल्लुक अनकॉन्शियस माइंड से है। और अनकॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप होता है कि इंसान थ्रू आउट जो उसकी लाइफ में जितनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस होते हैं, उसी की वजह से वो तमाम एक्सपीरियंस उसके अनकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं। यही अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हेल्प करता है किसी भी जो है चीज़ के डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए जो इट जो है उसका जो है सबसे की और मेन इम्पोर्टेंट रोल है। जी कौशल सर इजाज़त। ईट जो है वो नॉन बेस्ड है। जी सर आप ईट की बात कर रहे हैं, ईट तो नॉन रियलिटी बेस्ड है, मेरे जी, ख्याल जी। में सुपर आप ईगो अपना होगा। पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। Yes, जी sir. आप जवाब दें फिर मैं क्लियर करता हूँ। कौशल इजाज़त बता रही हैं सुपर जवाब। ईगो जी जो है ना, तो सुपर ईगो जो है ना, ये हमारा कॉन्शियस एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता 3 है। कंपोनेंट हैं और सुपर ईगो का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी पर्सनालिटी में। मोरालिटी बेस्ड है और ये कॉन्शियस होता है। हम जो हमारा जो बिहेवियर होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे कॉन्शियस जो थाट्स होती हैं उन पे बेस कर रहे होते हैं। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुपर ईगो है क्योंकि वो मोरालिटी बेस्ड है। जी सर ये जो ईगो है वो भी तो मतलब आपने सही बताया कि सुपर ईगो मोरालिटी बेस है, लेकिन सर ईगो को तो भाई इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको रियलिटी प्रिंसिपल बता इग्नोर रहा तो है। आप किसी को भी नहीं कर सकते, आप ईट को भी नहीं कर सकते। ईट भी कहीं कहीं पे आपका सर मेरे ख्याल में तीनों का होना जरूरी है। जी आपका अपना क्योंकि पॉइंट। जी जी देखें ईगो जो है ना वो सब कॉन्शियस है, ठीक है, ये रियलिटी बेस्ड है नो डाउट, लेकिन ये सब कॉन्शियस है। इसमें हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन यानी वो ठीक नहीं होती चीज़ें, यानी हमारा ये ऐसा बिहेवियर जिसको दूसरे लोग पसंद नहीं करते, ये हम कर रहे होते हैं लेकिन छुप के, ताकि किसी को पता ना चले। ईद में हमने कोई गलत करना है तो हम सामने करेंगे किसी की परवाह किए बगैर। ईगो में हम वो कोई गलत कर रहे हैं तो हम छुप के करेंगे ताकि किसी को पता भी ना चले और मेरी खुशी जो हैप्पीनेस है वो भी अचीव हो जाए। मोरालिटी में हम ना ज़ाहिरी करेंगे ना बातनी, यानी छुप के करेंगे ना ही सामने करेंगे, ठीक है। इसको मैं ख़ुद समझूंगा कि भाई ये गलत है। ईद में तो मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा कि भाई कोई अच्छा समझता है बुरा समझता है, मैंने तो ये करना ही करना है। ईगो कहता है कि ठीक है यार आप कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लाजमी है कि इसका डंडोरा पीटना है,
सारी दुनिया को लाजमी बता के ये करना है, चुप करके कर लो, किसी को पता ना चले, आपका काम भी हो जाए। तो ये ईगो है आपकी, ठीक है। और सुपर ईगो में आप दोनों को क्या करते हैं ना, उसको देखते हैं कि भाई मैंने ये करना है, ना ही आप ये सोचते हैं कि लोग जो है इसको बुरा समझे तो मैं छुप के कर लूँ ये कुछ, या इनडायरेक्टली कर लूँ। तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादातर बेस कर रहे होते हैं हमारे किसके ऊपर, सुपर ईगो के ऊपर, मेरे नज़दीक। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसको अंडरस्टैंड किया, पढ़ा, समझा, तो मेरे नज़दीक इसका सुपर ईगो जो है वो बेस्ट बनता है जी। सर जो ईड है ना, ईड जो है ना वो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट है। हाँ जी, और जो अनकॉन्शियस ईगो है ना वो प्री कॉन्शियस है, और जो सुपर ईगो है वो हमारा कॉन्शियस एस्पेक्ट है। मतलब आप और ये मुकम्मल होशो हवास से काम करते हैं ना, वो साफ ज़ाहिर वही आपका कंसीडर होता है। अब ईड वाला तो अनकॉन्शियस है, वो तो मतलब वैसे ही अनकॉन्शियस है, तो अनकॉन्शियस वाला तो साफ ज़ाहिर है आपका परमानेंट बिहेवियर नहीं होता जी। जी क्लियर हुआ सर? लाइफ में हम ज़्यादातर जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, वो ईगो और रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं मेजॉरिटी जो हम में से होते हैं। लेकिन वो जो सुपर ईगो है उसकी तरफ हमारा, वो हम गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो हमारा अल्टीमेट गोल होती है लाइफ में। हम जितनी वैल्यूज, जितनी ट्रेडिशन, जितने बिलीफ हैं, हम सब में उसमें यही हमारी कोशिश होती है, सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम के हम उस लेवल तक पहुंचे कि हम सुपर ईगो के लेवल तक पहुंचे। मैं ये प्रैक्टिस में है, मैं ये नहीं कह रहा। मोरालिटी प्रिंसिपल पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। सवाल मेरा ये था, क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि किसका हमारी इसमें पर्सनैलिटी या बिहेवियर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये नहीं था कि ईगो या सुपर ईगो में कौन सी चीज़ ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस में है। अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो मोरालिटी प्रिंसिपल्स को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। हम में से अक्सर कि जी सफारिश से काम चल जाए, रिश्वत से काम चल जाए, मतलब हम अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं किसी को बताए पूछे बगैर, ठीक है। नो डाउट ये ऐसा ही है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन सी चीज़ हम इन प्रैक्टिस ज़्यादा है, कौन सा कंपोनेंट हम ज़्यादा, लेकिन हाँ मैंने सवाल ये पूछा था कि हमारी पर्सनैलिटी को या हमारे बिहेवियर को शेप करने में सबसे ज़्यादा रोल किस कंपोनेंट का है, कौन सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो वो हमारा सुपर ईगो है जी। व्हाट इज़ ट्रांसपर्सनल या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, ये क्या होती है? To search the reality, go beyond the personality, beyond the reality of your appearance. अच्छा, स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी, स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी क्लासरूम में इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? तो फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कहते हैं कि कोई मतलब हम मॉरल वैल्यूज़ पे बात करते हैं, जैसे अभी सलाद की कंडीशन है तो हम कहते हैं कि बच्चों आपको इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, डोनेट करना चाहिए। तो इस तरह से हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि एक बच्चा जज्बाती होकर अपनी पॉकेट मनी ले आता है कि मैम ये हमारी आप डोनेट कर दें, तो वो जाहिर है वो एक उस लेवल से आगे जाएगा ना। बाकी बच्चे तो ये कहेंगे कि हमने लंच में, ब्रेक में हमने चीज़ें खानी पीनी है, लेकिन वो बच्चा वो उस लेवल से आगे जाके सोचेगा कि मुझे जो है वो एक उस टाइम पे जो वो जज्बाती जब हम होते हैं खुशी गमी के टाइम पे, तो हमारी फीलिंग डिफरेंट होती है, नॉर्मल जो हमारा वे होता है उससे, तो वो बच्चा उस लेवल पे आ जाएगा कि वो डोनेट करेगा अपनी पॉकेट मनी। आई थिंक सो सर जी। इसको इस्लामिक फ़िलासफ़ी से अगर रिलेट करके बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करता है जी? ट्रांसेंडेंटलिज्म इब्न रुश्द का भी काम है ना इससे जी। सर इब्न रुश्द का भी काम है ना इसी पे। लेकिन जो हमने पढ़ ली हैं स्कूल ऑफ थॉट, तो इनमें से मैं पूछ रहा हूँ कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट इस सबसे ज़्यादा किस से रिलेटेड है? इसको ट्रांसपर्सनल को स्पिरिचुअल फिलॉसफी कहते हैं, इसे रिलीजियस फिलॉसफी भी कहते हैं। यस, साइकोलॉजी, सॉरी, यस, इसी से इसी को ही कहते हैं सर जो आप, यस। व्हाई, क्योंकि इसे रिलीजियस कहते हैं। यस, व्हाई कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज नोन एज वाइट बॉक्स थ्योरी एंड
बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट इज़ नाउन एज ब्लैक बॉक्स थ्योरी। क्यों कहते हैं वाइट और ब्लैक बॉक्स इनको? सर ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वाइट बॉक्स थ्योरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो ह्यूमन माइंड है वो ऑलरेडी प्री वाइड है, उसके अंदर जो है वो पहले से ही जो है ना वो किसी भी काम को करने के लिए वो मौजूद है, बेसिक चीज़ें में। ठीक है, तो इसलिए इसको वाइट प्रोसेसिंग का बॉक्स थ्योरी कहा सिस्टम जाता है, मौजूद जबकि है। जो जी जी सर का सिस्टम मौजूद है। एंड एनवायरमेंटल थ्योरी ये कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, और जो भी हम वहाँ पे जो है वो उसको एक इंडिविजुअल को बताते हैं वो अकॉर्डिंगली लर्न कर लेता है। ये कोई और एक बताना चाहे इंडिविजुअल इसको? जी सर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जी, ब्लैक बॉक्स और सर, वाइट क्या मैंने ये- बताया था। जी, ब्लैक हाँ बॉक्स जी। सर भूल गए। वाइट एक बॉक्स ब्लैक को बॉक्स जी 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 में जो है में डाली जाती है। जी सर जी। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिमाग जो है ना हमारा एक रोशन बल्ब की तरह है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे सारी हमारी थिंकिंग आ रही है, वही शेप कर रहा है हमारी पर्सनैलिटी को। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट है वो कहते हैं कि दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, ये तो अंधेरा है यहाँ पे। आपकी जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी है, ये तो आपका इन्वायरमेंट डिवेल्प कर रहा है। यस, ब्लैक बॉक्स थ्योरी इसको इसलिए कहा जाता है कि बिहेवियरिज्म का मानना है बिहेवियरिस्ट का कि माइंड जो है उसका सेकेंडरी रोल है, इन्वायरमेंट का प्राइमरी रोल है। इन्वायरमेंट ही सब कुछ है, माइंड के अंदर कुछ नहीं है। माइंड ब्लैक है, ब्लैंक है, खाली है, खाली बॉक्स है। जबकि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो कहते हैं कि माइंड के पास मुकम्मल सलाहियत है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, उसको प्रोसेस करने की और उसको रिस्पॉन्स देने की मुकम्मल सलाहियत हमारा माइंड रखता है। यही कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल अपनी सक्सेस या फेलियर को, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को, कॉन्सेप्ट बनाने को, चीज़ों को एवेलुएट करने को, कहते हैं कि ये सारे का सारा काम हम अपने दिमाग से करते हैं, ना कि इन्वायरमेंट से। नो डाउट इन्वायरमेंट मौजूद होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का कोई किरदार नहीं है। इन्वायरमेंट से चीज़ें ऑब्ज़र्व करके सब कुछ माइंड के अंदर ही हो रहा होता है। जबकि वो कहते हैं कि नहीं भाई, माइंड खाली है होता है, अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो माइंड के पास कुछ भी नहीं है। तो ये इनको ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी सर थी? इन दोनों में से आप भी सर मेरे सर इन दोनों में से सर आप किस आर्गुमेंट के साथ ज्यादा है कि ज्यादा जो है वाइट बॉक्स है या ब्लैक बॉक्स है? मैं तो बिहेवियरिस्ट का हूँ सपोर्टर। बिहेवियर, हम तो बिहेवियरिस्ट। देखें, नो डाउट कॉग्निटिव फंक्शन जो है या उसकी प्रोसेसिंग एक इम्पोर्टेंस है उसकी, लेकिन हमारे बच्चे को एक सिचुएशन ही नहीं मिली, एक ऐसा चांस ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या वो प्रोसेसिंग करेगा? अब क्लास में आपने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दिया है, कोई ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपने उन्हें कहा कि कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई इसको ऐसे ऐसे आपने करना है। अब जब तक वो उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उन्हें खाक समझ आएगी किसी भी चीज़ की। तो मेरे नज़दीक जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ब्लैक बॉक्स कहा किसने है? ये ब्लैक बॉक्स कॉग्निटिविस्ट कहते हैं कि भाई बिहेवियरिज्म ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, हम वाइट बॉक्स वाले हैं। तो बहरहाल मैं तो है जो इसकी सपोर्ट में ज़्यादा हूँ बिहेवियरिज्म की। और मेरे नज़दीक मेरी सबसे पसंदीदा जो अगर पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ बिहेवियरिज्म को। अब देखिए, हमारी सारी की सारी जो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग हो रही है वो इसी स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर ही हो रही है। मतलब बच्चे नंबर या मार्क्स की दौड़ में हैं, अच्छे ग्रेड्स की दौड़ में हैं, एप्रिसिएशन की दौड़ में हम होते हैं हर वक्त। किसी का भी हमारी क्लासरूम के अंदर फोकस नहीं हो। जैसे अभी सवाल भी मैंने पूछा था कि कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस स्कूल ऑफ थॉट का मेजर रोल है। जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है। सर एक जी जी
सर ये अभी हमने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ी है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी सर, इसके कुछ फीचर्स जो है वो फिलॉसफी आइडियलिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं सर। क्या सर ये ठीक है बात? सॉरी रिपीट कीजिएगा। सर अभी हमने एक स्कूल ऑफ थॉट मतलब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा है जिसमें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है जिसे हम आइडियलिज्म से रिलेटेड है जी, बिल्कुल साइकोलॉजी आइडियलिज्म से रिलेटेड है, आइडियलिज्म से रिलेटेड है, थैंक यू। बिल्कुल आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हु प्रेजेंटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। 3 सवाल जी। जीन पियाजे। जीन पियाजे। जेन पियाजे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, क्या अहमियत है इसकी, या व्हाई वी स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, हम क्यों हमारे लिए ज़रूरी है या हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं इस थ्योरी को जी? टू अंडरस्टैंड चाइल्ड एबिलिटी एंड प्लान क्लासरूम एक्टिविटीज। हम चाइल्ड एबिलिटीज को करने के लिए और हमने क्लासरूम जो एक्टिविटीज प्लान करनी है और उसके सर इसके अलावा इसमें करना है। अगर 2 लाइनों में जी 2 सेंटेंस, 1-2 सेंटेंस में अगर जी जी सर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। तो इसलिए इसमें जो है जिसमें हम बात करते हैं मेमोरी की, मोटिवेशन की या थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें इसलिए इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और ये मेंटल किस एज में बच्चे की मेंटल पोटेंशियल्स क्या होता है, सुन लें जी जी मैं बता देता हूँ किस एज में बच्चे का। जी 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 बताइए सर। इसमें जो है अकॉर्डिंग टू एज, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, और इसमें जो इग्नोर बहुत ज़्यादा किया गया वो सोशल इंटरेक्शन को किया गया है जो कि टीचर के लिए हेल्पफुल है। वो अपना लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द एज और मैचुरेशन ऑफ द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा सवाल था कि हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। जवाब ये है कि हमें बता दिया मैंने। जी 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 चले आपने बता दिया। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता जी जी। कौन सी चाइल्ड एबिलिटी एट डिफरेंट एज लेवल टू प्लान क्लासरूम एक्टिविटीज। बस ये सबसे स्मार्ट आंसर है। ठीक है कि हमें पता हो कि भाई हमारे बच्चे की डिफरेंट ग्रेड लेवल पर या डिफरेंट एज में उसकी जो साल में ईयर्स में एज है, तो हमारे बच्चे की क्या सलाहियत है, क्या पोटेंशियल है हमारे बच्चे के अंदर। हमने एक सारी की सारी अपनी मेथडोलॉजीज़ को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। ठीक है चलिए जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है असेसमेंट में हम इसको देखते हैं। हाँ सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ मैंने मेथडोलॉजी वर्ड यूज़ किया इसमें, टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम, असेसमेंट, रिवार्ड, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी कि हमने बच्चे को कैसे जो है वो ट्रीट करना है। अच्छा जी नेक्स्ट जो है वो मेरा क्वेश्चन है सेंसरी मोटर स्टेज। चलें ये 4 स्टेजेस आपने याद कर लेनी, इनसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उनकी एजेस क्या हैं। अजान हो जाए, 1 मिनट ब्रेक।
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़, कौन सी डेवलपमेंट स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज इंडक्टिव है और कौन सी डिडक्टिव होती है? जी इन पे आ जाएगी जो 4 स्टेजेस हैं इनमें से। जी सर कंक्रीट इंडक्टिव और फॉर्मल डिडक्टिव। कंक्रीट, इंडक्टिव और फॉर्मल डिडक्टिव, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना वो इस काबिल है एबल टू रूल ऑफ कंजर्वेशन। सर हमने रूल्स सर कंजर्वेशन। ठीक है जी, प्लीज़ बताइए। कौशल बता रही हैं जी। सिचुएशन बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जी जी सोच के बताइए कि इसको हम इंडक्टिव या डिडक्टिव क्यों कहते हैं? कंक्रीट को हम इंडक्टिव कहते हैं। देखें कभी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम इंडक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग भी तो होती है, सीरिएशन होती है, तो इसलिए हम उसको जो है वो इंडक्टिव कहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा इसी तरह वर्ड कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट का मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनको देख के यानी मैं एक चीज़ ना आपको ग्लोब दिखाऊं नहीं, ठीक है? एक आप एक ग्लोब देखेंगे, ये ग्लोब होता है, इसके ये कंपोनेंट होते हैं, इसमें ये मैप्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं। अब आप इसको देख के जो है मैं आपको समझा रहा हूँ और आप इसको अंडरस्टैंड करें, ये है कंक्रीट लर्निंग। और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग क्या होगी? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपको दिखा नहीं रहा, ठीक है? कोई चीज़ आपके सामने उसकी प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ और सिर्फ उन मेरे बताने से ही आप उस चीज़ को प्रोसेस करके आप उससे मेन थीम जो है या मेन आइडिया वो क्या करें निकाल रहे हैं, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट। तो डिडक्टिव में हम क्या करते हैं? डिडक्टिव थिंकिंग एक जनरल आइडिया है, उसको हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। इंडक्टिव में हमारे पास कोई एग्जांपल, कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है? आप देखें कि लोअर लेवल पर, लोअर ग्रेड्स में, इस एज में मोस्टली हम जो है वो पहले पिक्चर दिखाते, इमेजेस दिखाते हैं। ये एप्पल है और एप्पल इसको किसको कहते हैं? सेब को कहते हैं, ठीक है? हम चीज़ें दिखा रहे हैं। इसी तरह हम पहले एग्जांपल्स देते हैं। आप टेक्स्ट बुक्स देख लें तो आप जितने भी टीचिंग मेथड्स, वहाँ पे एग्जांपल्स की बात की जाएगी कि प्राइमरी लेवल पे जो हमारे यहाँ आजकल प्रैक्टिस है लेसन प्रेजेंटेशन की, उसमें पहला कंपोनेंट है कि टीचर कैसे आर्टिकुलेट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ का इशू है सबको? जी सर। अच्छा चलें। नो सर। किसी को आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर। जी चलें, जिनको इशू है वो फिर आपके पास शायद नेटवर्क होगा। अच्छा मैं क्या बात कर रहा था? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव, इंडक्शन और डिडक्टिव रीजनिंग। हाँ जी तो बच्चे जो है ना, बच्चों को वो अच्छा हाँ मैं बता रहा था लेसन प्लान की। तो 11 उसके स्टेप्स हैं जो कायद जो है वो ने पूरे पंजाब के अंदर जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी क्लासरूम में जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनकी असेसमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव क्या है?
वो ये है कि हाउ अ टीचर आर्टिकुलेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासरूम विद द डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी वो डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे आर्टिकुलेट या रिलेट करता है। तो ये कंक्रीट लेवल है, जिसमें एग्जांपल्स दी जाएंगी, चीज़ें दिखाई जाएंगी, प्रेजेंट की जाएंगी, उससे आइडिया डेवलप होता है। ये इसलिए फिर इसको हम इंडक्टिव या डिडक्टिव कहते हैं। 4 इसके ये जो स्टेजेस हैं ये लाजमी याद कीजिएगा। हु प्रेजेंटेड या हु इज़ नाउन, सॉरी मैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन के हवाले से पूछना चाह रहा था कि हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जी सर जीन पियाजे। कैसे, व्हाट इज़ असिमिलेशन एंड व्हाट इज़ अकोमोडेशन, क्लासरूम एग्जांपल के साथ इसको बताएं। जी सर यूजिंग प्रीवियस information is assimilation and accommodation is I think previous information. So like in classroom जब हम lesson शुरू करते हैं तो when we ask when we judge the previous knowledge of the students about the topic and accommodation is when we teach any example from previous knowledge into our present lecture. कोई क्लासरूम एग्जांपल दें मुझे किसी टॉपिक के। So like when we are going to sir like when we are going to teach addition in class, addition questions in class, and we ask students about ones and concept of ones and tens, and then we tell the students about the addition of ones and tens in one digit addition and 2 digit addition process. जी आपने 2 और एडिशन पढ़ाई है विदाउट कैरी, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। आपने विदाउट कैरी यानी बग़ैर हासिल के जमा बच्चों को पढ़ाई है फ़र्ज़ करें, और उससे रिलेटेड आपने सवाल बच्चों को एक दिया है, अब उससे मिलता जुलता कोई और, यानी आपने 2 डिजिट पढ़ाई फिर आपने 3 डिजिट दे दी फ़र्ज़ करें, तो अगर ये आपने दे दी 2 डिजिट पढ़ाई और बच्चे को सवाल आपने दे दिया 3 डिजिट विदाउट कैरी, बच्चे ने उसको सॉल्व कर लिया, इट इज़ असिमिलेशन। जो पहले पढ़ा उसी की बेस पे नई इन्फॉर्मेशन या नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ये असिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब अकोमोडेशन क्या होगा, आपने 2 डिजिट एडिशन या 3 डिजिट एडिशन विदाउट कैरी बग़ैर हासिल के बच्चों को पढ़ाया और आपने उनको क्वेश्चन दे दिया किस चीज़ का कैरी के साथ जमा कर। अब बच्चों को नहीं पता इस चीज़ का, अब बच्चे उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हो सकता है वो कामयाब हो जाए, ठीक है, हो सकता है वो नाकाम हो जाए। तो अब जब बच्चे को समझ आएगी कि भाई जब कैरी की बात होती है ना, जब हम हासिल के साथ, तो इस मेथड से ये इसका तरीक़ाकार होता है, बच्चा ख़ुद से समझ रहा है या फिर वो नहीं समझ पा रहा, आप उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है अकोमोडेशन, जब उसने पहले वाला कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया, जो पहले उसने तरीक़ेकार पढ़ा हुआ है उसके तरीके के मुताबिक वो नए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, उसको अपना पहले तरीके में कुछ एडिशन या डिलीशन करनी पड़ेगी, यानी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये अकोमोडेशन होता है। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। जी सर इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम जो है असिमिलेशन और अकोमोडेशन के ही दूसरा नाम है। कैसे सर इक्विलिब्रियम जो है situation where the new where previous information doesn't fit in new situation, ये equilibrium है। और disequilibrium है where previous information doesn't fit in new situation। ठीक है, चले जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड मॉडल। लेकिन सर उसमें तो ऐसा नहीं है, सर सिमुलेशन और अकोमोडेशन में तो सॉरी एक मुझे नहीं समझ आ रही जी, प्लीज। इक्विलिब्रियम है और अकोमोडेशन डिसइक्विलिब्रियम है। जी मतलब प्रीवियस नॉलेज की बेस पे न्यू प्रॉब्लम सिचुएशन को समझ जाना, उसको सॉल्व कर लेना, ये असिमिलेशन है। न्यू प्रॉब्लम्स को प्रीवियस नॉलेज की बेस पे ना समझ सकना या प्रीवियस नॉलेज को तब्दील करना, चेंज करना, ये डिसइक्विलिब्रियम है या अकोमोडेशन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड मोड। जी दोनों कॉग्निटिव प्रोसेस हैं
स्कीमा और मोड दोनों में डिफरेंस क्या है? किसने स्कीमा को कॉन्सेप्ट दिया, किसने मोड का दिया? जी मोड सर कौन सा आप पूछ रहे हैं? सर स्कीमा तो जो है वो रीजनिंग चलें, जिसको जो आता है वो बताएं। एक किसी को आता है इसका जवाब वो बताएं। जी सर स्कीमा का आंसर चलें, अब राबिया बता रही हैं। जी राबिया आंसर। जी राबिया। सर ये जो स्कीमा का कंसेप्ट है ये जीन पियाजे ने दिया है कि बेसिक बिल्डिंग थॉट्स जो होते हैं, मतलब जो हमारा मटेरियल होता है थिंकिंग प्रोसेस के लिए बेसिक, और जो मोड का है वो जो है विगोट्स्की ने दिया है। नहीं सॉरी सर, ये डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर ने। जी स्कीमा कहते हैं हम सोचते कैसे हैं, स्कीमा सिंपली कहते हैं हम सोचते कैसे हैं, और मोड कहते हैं हम उस सोच को मेमोराइज कैसे करते हैं, किसी चीज़ को याद कैसे करते हैं। ठीक है जी जी को सर मोड जी कौसर सर किसी भी चीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन उसको हम स्कीमा भी कह सकते हैं ना। किसी भी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे माइंड में उसी को तो हम स्कीमा कहते हैं। एंड मोड जो है वो हम किस तरह से जी सर एंड मोड जो है वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन का, हम किस तरह से माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। Who introduced the term zone of proximal development? सर वाइगोस्की ने ये टर्म प्रेजेंट की। जी कोई और? It is the difference between Who presented the concept of zone of proximal development? सर वाइगोस्की। ये टर्म इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? सवाल ये है मेरा। जी सर ब्रूनर ने। Yeah. अच्छा, व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, व्हाट इज डिफरेंट? जी 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 स्कैफोल्डिंग की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो आई थिंक वाइगोस्की ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग और एमक्यू और सोशल इंटरेक्शन, स्पीच, लैंग्वेज, ये सारी बातें वाइगोस्की ने की हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है ZPD ये ब्रूनर ने यूज़ की थी। ठीक है, लेकिन इसकी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जी व्हाट इज जोन ऑफ ZPD नहीं की थी उसने क्वेश्चन पहले आपने बताया था कि स्कैफोल्डिंग जो है वो ब्रूनर ने की थी और ZPD जो है वो ये वाइगोस्की ने की थी। अब सर आपने वो गलत मतलब रिवर्स कर दी सर। ZPD वाइगोस्की ने की थी, स्कैफोल्डिंग ब्रूनर ने। सॉरी जी बिल्कुल मैं चलें, माजरत मैं इधर साथ मैच चल रहा है तो कभी मैं इधर थोड़ा सा देख लेता हूँ हाइलाइट्स, तो इस वजह से व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग? जी क्या डिफरेंस होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्कैफोल्डिंग में? जी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है इसमें ये वो डिफरेंस है जो एक लर्नर है वो डिस्टेंस है जिसमें एक लर्नर अपना काम किसी दूसरे की मदद से कर सकता है, और जो स्कैफोल्डिंग है ये लेवल ऑफ चेंजिंग द स्पोर्ट है जिसमें एक मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है लर्नर को अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब जितनी उसको सपोर्ट चाहिए होती है उतनी वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, क्लासरूम में एग्जांपल दे सकते हैं डेवलपमेंट है? जी फरजान की आवाज़ आ रही है, उनको बोलने दें। जी फरजान साहब। जी सर, जोन ऑफ ZPD जो है it is a space between the learner can perform a task with the help and without help, यानी कि help और help के बगैर जो
फॉर्म टास्क कर सकता है। इसका जो स्पेस है इसे कहते हैं ZPD, और जब हम उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसका लेवल जो चेंज करना होता है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल कोई बता सकता है इसकी? सर मैं इसका क्लासरूम सर यही एग्जांपल जो जी जी मैथ बताइए की क्वेश्चन की दी जा रही थी कि फॉर एग्जांपल पहले हमने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बताया एडिशन का, और विदाउट कैरी हमने कॉन्सेप्ट बताया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमने एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाना है तो प्लीज इसी से रिलेट किया करें अपनी एग्जांपल को क्लास लेवल पे। जी जाहिदा बता रही हैं एग्जांपल, जी जल्दी से प्लीज़। सर जैसे क्लास की जो बुक है ना उसमें अलिफ बे लिखे हुए हैं। जब हम बच्चे से कहते हैं कि इस अलिफ बे डॉटेड लाइन पे जो है ना लाइन मारा, तो ये हमारे पास ZPD है। जबकि हम बच्चे से कहते हैं कि रजिस्टर पे अब आप खुद लिख लें या फिर जो है ना, तो ये हमारे पास जो है ना आगे लोडिंग है। जी ठीक है। व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग? बच्चे को जी जी सर बच्चे को जब राइटिंग करवा रहे होते हैं हाथ पकड़ के तो वो जोन ऑफ एक्स में डेवलपमेंट में आएगा ना, और बाद में जब वो खुद ही से करना सीख जाता है आस्ता आस्ता तो वो स्कोप होल्डिंग है। देखें जब हम बच्चे को ना हाथ से पकड़ के सिखा रहे हैं, देखें बच्चा स्टार्ट में बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि एक टास्क बच्चा नहीं कर पा रहा विदाउट एनी सपोर्ट। बच्चे से मतलब कोई टास्क बच्चा लिखना चाह रहा है ना, कोई चीज़ लिखना चाह रहा है और वो लिख नहीं पा रहा, ठीक है। अब ये होती है बच्चे की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे को आपने कोई कुछ वर्ड्स दिए लिखने के लिए, कोई 4-5 वर्ड्स दिए या कोई पैराग्राफ दिया। अब उसमें कुछ वर्ड्स बच्चा फ़र्ज़ करे नहीं लिख पा रहा, या उसकी राइटिंग का कोई उसको इशू है, उसको समझ है लेकिन वो उसमें से कुछ वर्ड्स नहीं लिख पा रहा। तो ZPD जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि बच्चा उस टास्क को सीखने के बिल्कुल करीब है या कर सकने के बिल्कुल करीब है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, वो बग़ैर सपोर्ट के नहीं कर सकता। स्कैफोल्डिंग इसी से रिलेटेड अगली टर्म है कि स्टार्ट में आप उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता अपनी वो सपोर्ट कम कर देते हैं कि बच्चा ख़ुद मुख्तार हो जाए और ख़ुद कर सकने के काबिल हो जाए। तो जो सपोर्ट आप देते हैं ना और उसमें बतदरीज कमी लाते हैं, ये होती है स्कैफोल्डिंग। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपकी सपोर्ट नहीं है उसको, बल्कि ये बच्चे का वो लेवल है कि जिसमें वो ख़ुद से काम नहीं कर सकता। उसके अंदर सलाहियत है लेकिन अगर उसको सपोर्ट दी जाए तब वो कर सकता है, ठीक है। तो ये उसकी स्टेज समझ लें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, उसकी लर्निंग की या किसी टास्क को मुकम्मल स्किलफुली परफॉर्म करने की वो सलाहियत है जिसमें वो अब ख़ुद जो है वो कासिर है, वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको अगर सपोर्ट दें तो वो कर सकता है। जी सर वो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के करीब होता है, पर वो इंडिपेंडेंटली कर नहीं पाता। जी उसको सपोर्ट चाहिए होता है। सर जी अगर हम हायर क्लासेस की एग्जांपल लें, जैसे हम लोग हैं, तो यहाँ पे अगर हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो अभी हमारी क्लास में यही चीज़ टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। आप हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने ये टॉपिक लर्न किए हुए हैं, हमें इनके बारे में पता है, लेकिन एप्लीकेशन लेवल की कुछ एग्जांपल तो हम दे पाते हैं, कुछ हम एग्जांपल इतना नहीं सही से दे पाते, और आप हमें साथ साथ फैसिलिटेट करें। तो जो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे, और जिस लेवल पे हम हैं कि विद द हेल्प ऑफ अदर्स या फिर आपकी हेल्प से हम जो काम आपके फैसिलिटेट करने से आप हमारी नीड के अकॉर्डिंग आप हमें फैसिलिटेट करें तो वो हमारा लेवल होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग? जी जी सर डिस्कवरी लर्निंग में एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को फ्री हैंड छोड़ देता है और उसको एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो मटेरियल है
या जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं वो प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्शन के साथ खुद लर्न करते हैं, उनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो या तो खुद अपने से ही पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, या वो अपने पीयर से पूछ रहे होते हैं, अपने क्लास फेलो से, या सम टाइम कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं तो वो टीचर की भी हेल्प ले सकता है, जहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत जो है वो फैसिलिटेट करता है और लर्नर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है खुद। इसीलिए फिर उसकी जो मेमोरी जो है उसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ रिमेंबर रह जाती है। एक तो इसका ये बेनिफिट है, एंड सेकेंडली जो वो काम खुद से करता है उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। Who presented the idea of cognitive theory of teaching? जी, Cognitive theory of teaching. NL Gage. What is difference between cognitive learning theory and cognitive teaching theory? जी, डेवलपमेंट की अभी हम बात कर चुके हैं पहले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पे आ जाएगी। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी और टीचिंग थ्योरी में क्या डिफरेंस है? जी, जी आपसे मुखातिब हूँ। सर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग जो है वो ये है कि इसमें टीचर जो है वो एनालाइज करता है मुख्तलिफ वेज से, मतलब एक्टिविटी है जैसे उसके मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टाइप के कि कॉग्निटिवली उसको जो है वो करता है, काम करता है टीचिंग के हवाले। जी, कोई और इस पर रोशनी डालना चाहे? जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज है ना, ये तो डिस्प्ले लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरीज है ना। बिल्कुल। और जो टीचिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट हमने एक अप्रोच पढ़ी थी, वो कॉग्निटिव टीचिंग हो। अच्छा, कोई और? जी, कोई बताना चाहे? जी मैं खुद ही बताऊं? जी सर, नहीं बोला फारूकी बताएंगे। अच्छा चलें जी। कॉग्निटिव जो लर्निंग थ्योरी है ये तो अभी आपके सामने ही थी स्लाइड्स। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डिस्कवरी लर्निंग ही है कि जब एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को, यानी इसमें सिचुएशन या प्रॉब्लम दिया जाता है, एक इंडिविजुअल अपनी लर्निंग को या अपने नॉलेज को ख़ुद कंस्ट्रक्ट करता है, ख़ुद डिस्कवर करता है। ये थी ब्रूनर ने। अब जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है एनएल गेज ने दी थी, और उसने कहा था कि टीचिंग की कोई एक सिंगल टीचिंग मेथड एनफ नहीं है। आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ाने के लिए या डिफरेंट लर्निंग टास्क के लिए आपको डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। आपको डिफरेंट, यानी आप किसी एक सिंगल मेथड या थ्योरी के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि आप मल्टीपल वे से क्या करें, बच्चे को जो टीच करें। मोर देन वन थ्योरी ऑफ टीचिंग, ही सेड टीचिंग में बी एनालाइज इन 4 वेज। उसने कहा कि एक मेथड एनफ नहीं है, आप डिफरेंट मेथड या टेक्निक्स डिफरेंट लर्निंग टास्क के लिए यूज़ करें। अब उसने चार्ट वो बताए थे कि टीचर की एक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जिस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं उस तरह की आपकी मेथडोलॉजी होगी। लर्निंग थ्योरी आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं और आपके जो कंपोनेंट हैं लर्निंग के वो क्या हैं, क्या चीज़ आपने पढ़ानी है। ये 4 एस्पेक्ट्स थे। जबकि जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है उसमें तो हम ये देखते हैं कि एक बच्चा अपने नॉलेज को ख़ुद डिस्कवर कैसे करता है, यानी एक बच्चे के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं कि वो कैसे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, जबकि इसमें हम डिफरेंट मेथड्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जी, 3 मोड्स बताए थे उसने ब्रूनर ने, वो कौन कौन से हैं डिस्कवरी लर्निंग में? जी, इंटरैक्टिव मोड, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। आप किस स्टेज पे हैं इस वक्त? जी, सिंबॉलिक।
यस हम सिंबॉलिक symbolic यस वो 5 ईयर से ऑनवर्ड 5 ईयर थी एज इसकी सॉरी 7 ईयर टू ऑनवर्ड है the 7 years 7 ईयर टू ऑनवर्ड है तो हम इस वक्त सिंबॉलिक स्टेज में हैं सारे। अच्छा व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये किसने दी थी थ्योरी? सर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये बंदोरा ने और इनके अकॉर्डिंग ये है जी सर बंदोरा ने की और इनके अकॉर्डिंग ये है कि इंडिविजुअल जो है वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, देन अगर वो उनको यानी कि जिस चीज़ को भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, देन उसको रिप्रोड्यूस करते हैं और अगर उसका इफेक्ट अच्छा है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं उस बिहेवियर को, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो उसको जो है वो एग्जिट कर देते हैं अपनी। मेरा नहीं ख्याल है मेरा नहीं ख्याल है सर एक क्वेश्चन है जी 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 पूछिए क्वेश्चन, कोई और इसका जवाब तैयार करे। जी फरजान साहब व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन डिस्कवरी लर्निंग? हाँ व्हाट इज़ द रोल? टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है, उसने फैसिलिटेट करना होता है, उसने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, उसने इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है, ठीक है। यानी इसकी एग्जांपल जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो उस वक्त बताया था कि आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब आपने प्लांट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है फ़र्ज़ करें, तो अब आप उस बच्चे को ले जाएंगे, वो ख़ुद सोचेगा कि भाई इसका कलर ग्रीन क्यों है, ठीक है, इसकी रूट्स में ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्यों मौजूद हैं, रूट्स के ऊपर हेयर्स या बालनुमा साख्तें क्यों होती हैं, फ्लावर सीड लीव्स स्टेम ये किस चीज़ की मदद से खड़ा हुआ है और इसके लीव्स के फंक्शंस क्या हैं, ये फूल कैसे बनता है, ये बीज कैसे लगते हैं एट्सेट्रा। तो अब ये बच्चा ख़ुद से डिस्कवर करेगा, ख़ुद से एनालाइज करने के बाद सोचेगा कि भाई ये क्यों है, यानी उसके माइंड में एक आइडिया बनेगा, वो चीज़ों को ख़ुद डिस्कवर करेगा। तो टीचर फैसिलिटेटर है और उसने इन्वायरमेंट यहाँ पे बच्चे को क्रिएट करके देना है, लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। जी मुझे दोबारा बताइएगा सर क्या ये सॉरी जी जी सर क्या ये डेलीगेटर रोल भी हो सकता है? देखिए प्रोजेक्ट मेथड में जी जी जो है डेलीगेटर होता है और वो बिल्कुल पैसिव होता है। जो होता है ना प्रोजेक्ट, वो भी डिस्कवरी लर्निंग ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बच्चे को देना है एक टास्क जिसमें उसने रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, जो कि हमने उसको नहीं बताया वो भाई ऐसे निकलेगा इसका प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी सोल्यूशन, कि इसका ये मेथड आप यूज़ करें, इस तरह आपका सोल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उस जो डेलीगेटर का रोल था वो प्रोजेक्ट मेथड में था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो डेलीगेटर या फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। सर मेरे माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, जो डिस्कवरी लर्निंग है, आपने जिस ये पौधे की एग्जांपल दी है, तो या तो पहले टीचर उनको एक ओवरऑल आइडिया प्रोवाइड करेगा तो उनको पता चलेगा, अगर वेरी फर्स्ट टाइम उनको दिखाएं कि ये एक ट्री है, तो जब तक हम उसको नहीं बताएंगे कि ये पत्ता है और ये जड़ें हैं और ये तना है, तो उसको कैसे पता होगा? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो उसने डिस्कवर करना है। अगर हमने उसको बता दिया कि भाई पत्ता है, जड़ें हैं, तना है, फूल है, फल है, सीड्स हैं, ये आपने जाके देखना है, ये तो हो गई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये डिस्कवरी तो ना हुई ना। अब डिस्कवरी जो लर्निंग है वो क्या है? वो ये है कि एक बच्चा खुद सोचेगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है यानी लीव्स के बारे में, ये क्या है, स्टेम ये क्या है, रूट्स ये क्या है, ठीक है। अब मतलब उसने सारा सब कुछ अपने माइंड के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सिर्फ हमने उसको नाम ही बताने हैं ना। अब तो पहले बच्चा खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेगा, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, उसने फिर उसको फैसिलिटेट करना है। बच्चा पूछेगा सर ये क्या चीज़ है, इसका सर फंक्शन क्या होता है, अच्छा ये देखें ये रूट हेयर्स का ये फंक्शन है, ये कीड़े मकोड़े क्यों मौजूद हैं, ठीक है, इसका सब्ज़ रंग क्यों। अब ये सवाल सारे उसके जहन में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी एक तो ये कि टीचर उसको बताया कि भाई क्लोरोफिल की वजह से सब्ज़ रंग होता है, भाई रूट हेयर से पौधे पानी जज़ब करते हैं, भाई ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये इनकी जड़ों से खुराक लेते हैं और ज़मीन के अंदर नामियाती मादों को तब्दील करके इस काबिल बनाते हैं कि पौधे उसको जज़ब कर सकें, तो दोनों फ़ायदा हासिल कर रहे हैं एक दूसरे से। अब ये तो है कि टीचर उनको बता रहा है। बच्चे जब खुद जाएंगे ना
तो खुद जाने के बाद उसको क्या करेंगे, उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे और ख़ुद से ये सारी बातें अपने माइंड के अंदर लेकर आएंगे। जब उनके माइंड के अंदर वो आइडिया थीम डेवलप हो जाएगा, फिर वो टीचर से क्वेश्चन करेंगे और टीचर उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करेगा। जी लास्ट क्वेश्चन था मेरा, मैं रिपीट कर दे, बल्कि सेकंड लास्ट है। ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये क्या होती है? इसकी कोई क्लासरूम एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं? जी सर इसकी क्लासरूम 2 एग्जांपल है। एक तो स्टूडेंट जो है वो विकेरियस पनिशमेंट के थ्रू एंड विकेरियस रिवॉर्ड के थ्रू जो है वो लर्न करते हैं। अगर किसी बच्चे ने अच्छा बिहेव किया है, उसको रिवॉर्ड मिला है, तो बाकी बच्चे जो हैं वो देख के उसकी तरफ कि उसको अच्छा रिवॉर्ड मिला है इस बिहेवियर पे या इस अच्छे टास्क पे, तो बाकी बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पनिशमेंट दी गई है या मतलब उसने कोई भी बैड बिहेवियर किया है तो उसको कोई भी पेनल्टी दी गई है, तो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी अवेयर हो जाएंगे कि हमने ये काम नहीं करना। हमारी क्लासरूम में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ज़्यादा है या डिस्कवरी लर्निंग ज़्यादा है? जी सर इसकी जो एग्जांपल है वो ये मैं वैसे कल की जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो ये है कि कल डिफेंस डे का फंक्शन हुआ है मतलब हमारे स्कूल में, तो उसमें कुछ बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें बच्चों को जो है वो रिवार्ड दिया गया है। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, जब सबके सामने वो रिवार्ड सारे बच्चों को दिया गया है तो उन्होंने, बाकी बच्चों ने ऑब्जर्व किया है और अब उनकी भी कोशिश ये है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग ही हुई, उन्होंने एक दूसरे से देख के ऑब्जर्व करके अब वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं कि हमें भी ये करना चाहिए और उसको कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल मेरा ये था कि हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ज़्यादा हो रही है या डिस्कवरी लर्निंग? जी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ज़्यादा हो रही है। ऑब्जर्वेशनल ज़्यादा हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सबसे पहले एग्रेशन के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंटेशन? जी सॉरी सर, मैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के एग्जांपल जी दीजिए। मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करना होता है, मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस करने होते हैं, तो अगर वो डायरेक्ट ऑपरेशन करें मतलब ह्यूमन का, तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि उनको अभी नहीं प्रैक्टिस, बस उनको दिखाया जाता है कि किस किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू तब वो लर्न कर रहे होते हैं जब मेडिकल के जो आपका बिल्कुल सही मिसाल है। आपका जो एमफिल आप करते हैं वो आपकी कौन सी लर्निंग है, डिस्कवरी है या ऑब्जर्वेशनल है? जी सर आई थिंक डिस्कवरी। यस, आपकी डिस्कवरी होती है। यस, डिस्कवरी है। लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले एग्रेशन के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? जी बेंडूरा ने। अच्छा, एक टीचर जो है वो, यस, टीचर बच्चों को पनिश करता है क्लासरूम के अंदर, तो कौन सी थ्योरी इसको सपोर्ट कर रही है कि अगर टीचर जो है उसका बिहेवियर हार्श है, रूड है, सख्त होता है, तो बच्चे का बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा क्योंकि टीचर को बच्चे इमिटेट करते हैं। कौन सी थ्योरी इसको सपोर्ट करती है? जी बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। जी सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने ये डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पढ़ी है और या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इसमें 4 स्टेप्स हैं, तो सर ये जो स्टेप्स जो हैं ये कौन फॉलो करता है? स्टूडेंट करता है या टीचर जो है वो फॉलो करता है? मोटिवेशन देता है या बच्चा खुद से मोटिवेट उसको होता है? और जो स्ट्रक्चर ये स्टेप्स हैं बच्चे के लिए। देखें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग ये दोनों किसके लिए हैं? कौन डिस्कवर कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बच्चा ही कर रहा है ना। तो ये बच्चे के स्टेप्स हैं कि बच्चा कैसे प्रोसेस करता है किसी भी चीज़ को, ऑब्जर्वेशन से या डिस्कवरी से। ऑब्जर्वेशन से कर रहा है तो 4 है। सबसे पहले तो वो उसकी तवज्जो दरकार है। अब जब तवज्जो दरकार है तो फिर उस जो चीज़ वो ऑब्ज़र्व करता है उसको याद कितना रखता है, फिर उसी जैसा कोई काम कितना कर सकता है,
फिर एंड पे है मोटिवेशन, उसको कोई अप्रिशिएट करता है तो वो उसमें मज़ीद कितना उसको उस टास्क में मज़ीद आगे कितना बढ़ता है या उसको ख़त्म कर देता है। तो ये बच्चा इनको फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्कवरी लर्निंग में, तो बच्चा ही मोटिवेट होता है, बच्चा ही स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, बच्चा ही उसका सीक्वेंस देखता है, ठीक है, और बच्चे को ही रीइंफोर्स किया जा रहा है। वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने तो मैथमेटिक्स के ये तो मैंने आपको समझाया ही नहीं था। देखिए क्लास में बस 10 बच्चे हैं, मेरे बच्चे आप इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि सबसे पहले ये ग्रुप करेगा, ये ग्रुप भी करेगा, बल्कि ये दोनों 10 मिनट का टाइम है, आप 5-5 मिनट में कर लेंगे, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर, सवाल दे दिए गए, बच्चा उसको एनालाइज करेगा, तरतीब देगा, फार्मूला यूज़ करेगा, जो भी है स्ट्रक्चर सीक्वेंस आ गया। एंड पे आप जब बच्चा उसको आंसर प्रेजेंट करता है टीचर को, तो टीचर उसको फिर अगेन क्या करता है, रीइंफोर्स यानी रिवार्ड देता है उसको, बच्चे को, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स कौन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है। जी कोई और सवाल? सर क्वेश्चन जी पूछिए। रियलिज्म और नेचुरलिज्म में डिफरेंस बता दें 1-2 लाइनों में। रियलिज़म, जी मैं बता देता हूँ। रियलिज़म का जो मेजर बिलीफ है ना, वो है साइंटिफिक उसके ऊपर मेथड के ऊपर, ठीक है। दोनों के बेसिक बिलीफ दोनों जो हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, मटीरियलिस्ट हैं दोनों, ठीक है, नेचुरलिज़म भी और रियलिज़म। अब रियलिज़म कहते हैं कि सारी की सारी रियलिटी ऑब्जेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। अब जो नेचुरलिज़म है उनका मानना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी उन्होंने बात ऑब्जेक्ट्स की नहीं की, दोनों ने बात वही मटीरियलिज़म की बात की है। रियलिज़म का मानना है कि ऑब्जेक्ट एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट इज़ रियलिटी, ऑब्जेक्ट इज़ एवरीथिंग, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी इज़ मटीरियल मैटर फिज़िकल वर्ल्ड। अब जो नेचुरलिज़म है ना, वो यहाँ पे वर्ड मटेरियल ऑब्जेक्ट ये नहीं करते, वो कहते हैं कि उसने इन चीज़ों को नेचर का नाम दिया। अच्छा, अब जो नेचुरलिज़म है ये भी एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो भी कहते हैं वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, ये भी कहते हैं वैल्यूज़ फिक्स नहीं है। जो नेचुरलिज़म है ये कहते हैं कि जो नेचर है, इंडिविजुअल कोई भी इंसान है, तो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है तो वही इन्वायरमेंट ही उसकी तरबियत करता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल की इन्वायरमेंट ही तब्दील, वो कहते हैं कि नेचर नेचुरली गुड है, नेचुरली अच्छी है। इंसान ने या ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने नेचर को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिगाड़ देते हैं। इवन हमने जो बच्चे की लर्निंग के स्कूल्स बना लिए ये भी गलत हैं, वो कहते हैं ये भी नहीं होने चाहिए। और नेगेटिव एजुकेशन, होम एजुकेशन को वो क्या करते हैं, जो नेचुरली चल रही है इनफॉर्मल लर्निंग, यानी वो फॉर्मल लर्निंग के अगेंस्ट है, इनफॉर्मल लर्निंग को वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब जो रियलिस्ट हैं इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, ये कहते हैं कि नेचर को इन्वेस्टिगेट करें साइंटिफिकली। वो कहते हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नेचर सब कुछ खुद ही आपको सिखा रही है। ये कहते हैं कि जो प्ले वे है, यानी बच्चे को फ्री हैंड दे दें, फ्री विल, जो मर्ज़ी करता रहे, नेचर उसको सिखा लेगी। ये जो रियलिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये बच्चों को बाउंड करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि टीचर का जो डोमिनेंट रोल है, और ये कहते हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ही नॉलेज होगा, बच्चे के जो वैल्यूज़ डेवलप होंगी ऑब्जर्वेशन से। वो कहते हैं कि नो डाउट ऑब्जर्वेशन का रोल है, यानी परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन को वो भी मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये नहीं, साइंटिफिक मेथड नहीं, फ्री विल होनी चाहिए, प्ले वे मेथड को वो फोकस करते हैं। जी सर, हमारे रिजल्ट के बारे में कुछ आइडिया है आपको, कब तक? मुझे पता है आप लोगों की रात की नींदें और दिन के खाने डिस्टर्ब हैं। इंशाल्लाह ताला इसी वीक में, आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक रिज़ल्ट आने वाला है आपका। डेली सुबह से शाम वेट करते हैं, लेकिन सारा दिन, जिस दिन आप लोगों ने वेट करना छोड़ दिया उसी दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। मेरा ख्याल है इस हफ्ते आना चाहिए, आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपकी बुक कब मिलेगी? हाँ, बुक जैसे ही हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात किया आपने, जैसे ही किताब आएगी उसी दिन रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।